हाय, मेरा नाम नीरज नौटियाल है और हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर के बेसिक प्रिंसिपल की। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में अगर हम एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में एसएससी में जाते हैं या फिर कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिकल संबंधी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके प्रिंसिपल के बारे में, किस सिद्धांत पे काम करता है या फिर हम कैसे इसमें फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समझते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से किस लॉ के आधार पे जो हमारी डीसी मोटर है वो किस लॉ के आधार पे कार्य करती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे मोटर, डीसी जनरेटर और जो आपके अल्टरनेटर पे कहते हो डायनेमिकली प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई पार्ट हमारा रोटेटरी होता है जिसके माध्यम से फ्लक्स चेंज होता है या फिर ईएमएफ जनरेट होता है। वो ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ भी हो सकता है, बैक ईएमएफ भी हो सकता है। दोनों ईएमएफ जो हमारे जनरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं डायनेमिकली होते हैं। ठीक है, अब जब हम मोटर की बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मतलब मोटर घूमती कैसे है, क्योंकि मेन चीज ये है कि हमको पहले ये सीखना होगा कि मोटर एक्चुअली घूमती कैसे है। ठीक है, और किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक मोटर एक जनरेटर में अगर हमको इस प्रकार से कभी भी अगर डायग्राम मिलता है, जो हम बाद में समझेंगे, मतलब एंडिंग में जब हम प्रिंसिपल को समझ लेंगे, इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझ लेंगे उसके बाद। ठीक है, अब हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट डायग्राम जो हमने बनाया है इसमें क्या है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। ठीक है, सिर्फ एन से एस की ओर, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट है। ये मैग्नेट के द्वारा इंड्यूस जो हमारा फील्ड हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, एन से एस की ओर जा रहा है। दूसरा जो हमारा डायग्राम है इसमें हमने दिखाया है आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा जो फील्ड दिखाया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया। देखो, इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं हमारे, इसके माध्यम से हमको ये भी समझना होता है कि जो हमारे अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो करंट इनवर्ट है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो करंट आउटवर्ड है। ये भी हमको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि इसका फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे है। या मैंने इसको क्लॉकवाइज ही क्यों दिखाया, मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा सकता था, लेकिन इसके लिए क्या है, जो हमारे मैक्सवेल है उन्होंने क्या दिया है, मतलब अपने लॉज दिए हैं। उन्होंने दो लॉ दिए, एक तो राइट हैंड थंब रूल दिया है और दूसरा जो उन्होंने लॉ दिया है वो क्या है, स्क्रू लॉ दिया है। अगर हमको किसी भी धारावाही चालक में अगर हमको करंट की डायरेक्शन पता है तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन इन्वर्ट है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में सिर्फ हमको थंब रखना है। ये हमने थंब रखा है करंट की डायरेक्शन में, और ये हमारा फील्ड को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो हमारी अंगुलियां होती है वो फील्ड को दर्शाती है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये फील्ड को दर्शाती है। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि जो फील्ड है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, करंट इनवर्ट है। वैसे अगर से आउटवर्ड होगी तो हमारे फील्ड की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सवेल के स्क्रू लॉ के माध्यम से या फिर राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, इसे राइट हैंड रूल या थंब रूल भी कहा जाता है क्योंकि थंब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी, अब हमने दूसरा जो डायग्राम बनाया है, ये कॉमन डायग्राम बनाया है इनका, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इन दोनों को कॉमन कर दिया है। तो ये इससे हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये फील्ड जो हमको दिख रहा है, जो आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा जनरेट हुआ है और जो हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो जनरेटेड फील्ड है, तो कहीं ना कहीं तो ये एड अप हो रहा है और कहीं एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। फील्ड क्या करे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाता है और यहाँ पे जो फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स जो आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा इंड्यूस फ्लक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और यहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हो ये अपोजिट डायरेक्शन में, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ के फ्लक्स वीक हो जाते हैं। और यहाँ पे एक, अब देखो फ्लक्स एक्चुअली है क्या, ये क्या है, एक मैग्नेट है। और आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैग्नेट कहीं पे फोर्स ज्यादा हो जाता है तो वहां से फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर एनवैलेंस हो तो यहाँ से फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ का फील्ड हमने वीक कर दिया तो इसे कम कर दिया, और यहाँ पे फील्ड को बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ फील्ड स्ट्रांग हो चुका है कहीं ना कहीं, तो यहाँ की फील्ड को इसने कमजोर कर, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये फोर्स इसमें एक रोटेशन क्रिएट करेगा जिसके कारण मोटर घूमना शुरू कर देगी। तो यहाँ से हमको पता चल चुका है कि जो मोटर है हमारी बेसिकली वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और उसे उसने फोर्स में क्रिएट कर दिया, मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी में क्रिएट कर दिया। इस फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं कई बार, मतलब क्योंकि जब कभी कोई चीज एंगुलर में एक मूवमेंट करती है तो उसे हम टॉर्क कहा जाता है। जब फोर्स लीडर ना होकर क्या होता है, एंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे एक टॉर्क या फोर्स क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हमारा कंडक्टर रोटेशन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आर्मेचर एक रोटेटर ही होता है,
तो और जो हमारा स्टेटर होता है फिक्स होता है, जिसके कारण जो आर्मेचर होगा वो रोटेटरी होता है, जिसके कारण वो घूमना शुरू कर देता है और एक रोटेशन शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से हमारी जो मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब हम यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स तो हमको पता चल चुका है, लेकिन इस फोर्स की भी एक डायरेक्शन होती है जिसको फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। बेसिकली ये हमारा फिर हमने मैग्नेट बना दिए हैं दोनों तरफ, ये हमारे पोल है एनआरएस। यहाँ पे हमने देखो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखो मैंने पहले बताया था कि मतलब पहले बताया गया कि देखो जो करंट की डायरेक्शन अगर हमको कभी दी जाती है, अगर हमको कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन दी गई है तो ये हमेशा मोटर होगी। अगर इसमें डायरेक्शन ना हो दे रही और हमको कहीं ना कहीं फोर्स दे रखा हो तो ये मोटर तो ये जनरेटर हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको करंट की डायरेक्शन दे रखी है और फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है तो हम मोटर की कंडीशन में फोर्स को फाइंड करेंगे। जो मैंने कहा कि फोर्स क्रिएट होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस लॉ के माध्यम से निकालेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो हमारा जो मतलब लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है, लेफ्ट हैंड मतलब ये वाला, ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड है। अब जो लेफ्ट हैंड है इसमें क्या होता है, जो हमारी तीनों उंगलियां होती हैं एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे ये होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे ये वाली उंगली आपको दिखाई दे रही होगी, ये इससे परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे से 90 अंश पर होनी चाहिए। ये क्या है, एक दूसरे ये इससे 90 अंश पे है और ये इससे 90 डिग्री पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री। तो इसी चीज का हम प्रयोग करेंगे। देखो अब इसमें मेन चीज क्या होती है कि ये वाली, ये जो हमारी फिंगर है ये, ठीक है, अब ये वाली जो हमारी फिंगर होती है, पहले हम थंब की बात कर लेते हैं। जो थंब होता है ये फोर्स को दर्शाता है और ये वाली उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। और जो ये वाली हमारा मिडिल फिंगर है ये हमको करंट की डायरेक्शन को शो करता है, मतलब करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन अगर हमारी इनवर्ट है तो ये अंदर की तरफ रहेगा, ऑब्वियसली अंदर की तरफ रहेगा। और जो हमारी फील्ड की डायरेक्शन है, हम जिस आधार पे हमको डायग्राम में दिया गया उस आधार पे हम अपनी उंगलियों को रखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फील्ड है। अब हम इसी प्रकार से रखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे करंट की डायरेक्शन में रखा है, इसे फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। तो ये करंट अंदर को है, ये फील्ड इधर को है और ये यहाँ पे नीचे को है। तो इस प्रकार से हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से हमको पता चला। आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैंने जो अंगुली है ये करंट की डायरेक्शन में रखी है, ये जो हमारी अगली अंगुली है इसको हमने किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। और ये हमारा क्या होगा, फोर्स नीचे की ओर, मतलब यहाँ से हमको पता चला जो फोर्स होगा क्या नीचे की। तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से फोर्स की डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया है कि किस प्रकार से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक मोटर के, मतलब जो हमको पता होने चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं इसमें डायनेमिकली ही क्यों यूज होता है, क्योंकि हमने सुना होगा कि जनरेटर में डायनेमिकली होता है, मोटर भी डायनेमिकली ही इंड्यूस करती है, लेकिन कंडीशन थोड़ा बदल जाती है। उसके लिए हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन से समझना पड़ेगा सर, कि जो हमारी मोटर होती है वो भी डायनेमिकली ही काम करती है। उसका जो मेन कारण होता है, क्योंकि हमारे एक दो प्रकार के ईएमएफ होते हैं, एक तो जनरेटेड होता है, एक ईएमएफ जनरेटेड होता है। देखो अगर हम जनरेटेड की बात करते हैं तो जनरेटेड होता है जनरेटर में, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का जो प्रिंसिपल है, बैक ईएमएफ अगर हमको समझना है, आज हम इसकी थोड़ा बात कर लेंगे बैक ईएमएफ, क्योंकि डायनेमिकली इसमें जो इंड्यूस होता है ईएमएफ वो डायनेमिकली इंड्यूस होता है, क्योंकि फैराडे के डायनेमिकली प्रिंसिपल काम करता है कि डायनेमिकली मतलब कोई ना कोई चीज रोटेट होती है। तो जो बैक ईएमएफ होता है वो मोटर में जनरेट होता है। अब इसका मेन कारण क्या है ये हम समझेंगे अभी डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। बैक ईएमएफ की बात करें तो बैक ईएमएफ को क्या समझेंगे, ये हमारा इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया। ये हमारा क्या है, सिंपली ये हमारा हमने मान लिया है कि ये क्या है, हमारा स्टेटर है। और इसके अंदर हमने अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं तो पोल आपके, ये हमारे पोल हो जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली समझ रहे हैं, मतलब ये हमारा पोल हो गया।
अब ये हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर में हमने कंडक्टर दिखा रखे हैं, ठीक है, आप कैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स है इसके अंदर कर रखी है और इस प्रकार से हमने इसमें भी वाइंडिंग कर रखी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने वाइंडिंग कर रखी है इसमें, ये हमने इसको दर्शाना है, ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, क्या रखा, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, इसलिए डायग्राम के माध्यम से समझाना ज्यादा आसान है, ठीक है। और ये हमने इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं कंडक्टर से कनेक्टेड है। और अब देखो ये मोटर है तो ऑब्वियसली से कनेक्शन दिया जाएगा या फिर बाहर से सप्लाई दी जाएगी, ठीक है। ये हमने इसके आर्मेचर, ये आर्मेचर है, इसके अंदर एक कम्यूटेटर होता है। हम कंस्ट्रक्शन भी इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डायनेमिकली कैसे इंड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है, ठीक है, कि इसमें डायनेमिकली क्या होता है, बैक ईएमएफ जनरेट होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक हम सप्लाई देते हैं V, अब यहां से एक करंट अंदर को जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली डीसी मोटर तो डीसी दी जाएगी इसे, ठीक है, तो यहां से हमारी मतलब करंट अंदर को जा रही है। अब ये करंट क्या करेगी, जैसे ये अंदर जाते हैं आर्मेचर कंडक्टर में, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी कि हमेशा जो ईबी होता है वो 0 होता है स्टार्टिंग कंडीशन, हम कह, ठीक है, एसी होती है इसके अंदर, क्योंकि देखो कम्यूटेटर का कार्य होता है कहीं ना कहीं जो हमारी डीसी होती है इसे एसी में कन्वर्ट करता है। अगर हम मोटर की बात करते हैं, हमने यहाँ से डीसी दी, इसे एसी में कन्वर्ट करेगा आर्मेचर कंडक्टर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर यूज होता है, कम्यूटेटर क्या करेगा, इसे एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब कम्यूटेटर जब इसे एसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, ईबी 0 कहा जाता है, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि ईबी जनरेट होता कैसे है, तो जब क्या होगा कि इसमें कंडक्टर जाएगी, अब इसमें करंट जाएगी, तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है। अब देखो जब इन कंडक्टर से फ्लक्स जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनसे फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे फ्लक्स देंगे तो कहीं एडिटिव होगा, कहीं सब्ट्रैक्टिव होगा। अब देखो जब ये रोटेशन करता है तो क्या होता है कि जो इसके जा रहे जो इंड्यूस फ्लक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस कर देते हैं। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रोटेशन के कारण जनरेट हुआ है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमेशा लेंज के नियम अनुसार क्या होता है कि अगर इस आर्मेचर कंडक्टर को ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि वो उस कारण का विरोध करता है जिससे वो जनरेट हुआ है। मतलब जनरेट तो आर्मेचर करंट के माध्यम से हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो जब ये रोटेशन करेगा तो हमको पता है कि कभी भी जब फ्लक्स में चेंज होता है, तो फैराडे ने कहा है कि अगर कभी भी फ्लक्स में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने रोटेशन को समझाया सबसे पहले कि रोटेशन कैसे जनरेट होती है, जिसमें रोटेशन जनरेट हुई, जिसके कारण क्या हुआ, एक टॉर्क जनरेट हुआ, ये रोटेशन करना शुरू कर दिया इसने। जब इसने रोटेशन करना शुरू किया तो इन फ्लक्स में क्या होता है, चेंजेज होता है। ये हमारे फ्लक्स इंड्यूस होंगे पोलों के द्वारा, क्योंकि ये मैग्नेट मान सकते हैं या फिर हम मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिनके माध्यम से पोल बनाए गए, इनके द्वारा फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, जो लिंकअप कर रहा था। जब तक हमारा जो रोटर कांस्टेंट था तब तक इसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ था, क्योंकि हमको फ्लक्स में चेंज होना जरूरी होता है। तो जब ये रोटेशन करेगा तो क्या होगा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखो क्योंकि इस करंट के कारण जनरेट हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है लेंज के अनुसार, तो क्या होगा इसमें, क्योंकि लेंज ने कहा कि जो उस कारण का हमेशा विरोध करता है जिससे वो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, बैक ईएमएफ हमारा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है डायनेमिकली इंड्यूस होता है, और वो हमेशा स्पीड, फ्लक्स या फिर, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा जो इसका जो फॉर्मूला होता है इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये हमेशा स्पीड पे डिपेंड करता है, कि जब स्पीड होती है फ्लक्स, इन दोनों पे मेनली क्या होता है, जो हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होता है, तो ये क्या करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हमको पता चल चुका है कि जो ईएमएफ जनरेट होता है बैक ईएमएफ कहीं ना कहीं डीसी मोटर में वो डायनेमिकली इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं। अब इसमें एक बेसिकली एक फॉर्मूला आता है जिसके माध्यम से हम पूरा प्रिंसिपल कवर कर लेते हैं कि देखो इसमें जो इंड्यूस होता है ईएमएफ, अगर हम देखो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैक ईएमएफ का फिनोमेना आता है जो हमने अभी समझा। अगर हम बात कर रहे हैं जनरेटर तो उसमें जनरेटेड होता है, हम जनरेटर के चैप्टर में समझेंगे। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं, देखो अब इसमें यह भी होता है कि फोर्स जो जनरेट होता है उसको भी एक फॉर्मूला होता है, F बराबर BIR sin थीटा, ठीक है। ये भी हमको समझना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना भी चीजें। अब हमको ये तो पता चल चुका था कि फोर्स जनरेट हो चुका है। देखो हम इसमें मेन कंडीशन की ही बात करेंगे, हम इसमें मेन कंडीशन की ही बात करेंगे
जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है पेपर की दृष्टि से भी, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, ठीक है। ये एन हो गया, एस हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने कंडक्टर है, अब मान लो हम कंडक्टर को थोड़ा लेंथ वाला बना देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी लेंथ क्रिएट कर देते हैं। ये मान लेते हैं करंट अंदर पे, इसकी एक अपनी एक लेंथ है। अब देखो ये जो V डिनोट करता है ये फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करता है, I करंट को डिनोट करेगा जो कंडक्टर में करंट हमने दिखा रखी है। B यहाँ पे डिनोट करता है फ्लक्स डेंसिटी, और जो I डिनोट करती है वो क्या होता है, करंट, मतलब आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट है, ठीक है। और जो हमारा L डिनोट करता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसको हम मेन चीजें समझेंगे इसमें। देखो कभी भी क्या होता है कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो हमको पहले दो चीजें ध्यान रखनी है, और उन्हीं दो से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हमेशा, कि हमेशा एंगल पे डिपेंड करेगा। तो हमको याद रखना है सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम। देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री वैल्यू होती है 0। अब इसी फिनोमेना में हम दो चीजें समझेंगे। देखो कभी भी जब कंडक्टर, अब देखो 90 मतलब क्या होता है, देखो ये जो एंगल है साइन थीटा, यहाँ पे जो साइन थीटा एंगल होता है, ये एंगल होता है कंडक्टर के, ठीक है, कंडक्टर और किसके मध्य के, जो कंडक्टर और हमारा क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल होता है जो हमारा साइन थीटा होता है। अब देखो हमको 90 डिग्री हमको पता है कि इस प्रकार से होता है, ये क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब जब कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, मैं इसे सी से डिनोट कर रहा हूँ या एल से कर सकता हूँ, सी से कर लेते हैं, कंडक्टर है, ये फ्लक्स है। तो देखो जब 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री का मतलब है कि जब फ्लक्स, ये बिल्कुल ही क्या होगा, फ्लक्स डायरेक्शन में होगा। हम इसी डायग्राम से समझेंगे इसे कि ये हमारा ये है, और इस प्रकार से क्या है, इससे 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे क्या होगा, बिल्कुल ही जब ये स्ट्रेट में आ जाएगा ये, तो ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसे 90 डिग्री कर दिया। तो देखो जब 90 डिग्री पे होगा तो 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हम अगर हम यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 रख देते हैं, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम साइन 90 डिग्री लिखते हैं तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन में हमको पता चल जाता है कि अगर ये बिल्कुल ही क्या है 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री पे है, तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, BLV। तो इस टाइम पे सबसे BIL, उस टाइम पे हमारा फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है जब 90 डिग्री का। अब बात कर लेते हैं जीरो। जीरो क्या होता है, अब देखो इसमें दो कंडीशन होती है। इसको हम कई बार, इसको बोला जाता है समकोण पे, और इसको बोला जाता है पैरेलल, ठीक है, 0 डिग्री को पैरेलल होता है। क्योंकि पैरेलल मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। 0 मतलब क्या होता है कि जब दोनों ही क्या हो, सेम डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के समांतर। मतलब ये अब 90 डिग्री ना होकर ये किस प्रकार से हो, जो एंगल है ये एकदम, मतलब दोनों ही एक सीधे हो, 180 डिग्री कह सकते हैं, या फिर 0, ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन हमने इस प्रकार से बना दिया है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में दिखा दिया हमने, मतलब एक के ऊपर एक, सेम डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब 0 होगा तो फोर्स बराबर BIL इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0 इंटू 0, तो फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमने समझाया कि मैक्सिमम होता है हमेशा जब समकोण पे हो। इसको हम समकोण भी कह सकते हैं और 90 डिग्री भी कह सकते हैं कि एंगल क्या है 90 डिग्री है। इसको हम 0 भी कह सकते हैं और पैरेलल भी कहा जाता है कई बार, तो हम इसे पैरेलल कहते हैं। 0 डिग्री को पैरेलल कहते हैं। पैरेलल मतलब होता है समांतर। जब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो, इसको मैं यूं भी दिखा सकता हूँ कि ये कंडक्टर है और ये क्या है हमारा, ये सॉरी ये कंडक्टर नहीं, हमारा मैग्नेटिक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है हमारा कंडक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जो हमने यहाँ पे दिखाया है इस डायग्राम। तो इस प्रकार से जब इनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है, तो उस टाइम पे फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब 90 होगा तो मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रिंसिपल को और इसके बेसिक जो रूल्स हैं वो सारे हमने कवर अप कर लिए, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन कैसे भी आता है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, जैसे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि फोर्स से संबंधित आते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास डायरेक्शन से आते हैं कि किस प्रकार से होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर हमारे एन है और ये क्या है, एस है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मेन मुद्दा क्वेश्चनों का हो जाता है, क्योंकि हम समझ तो लेते हैं लेकिन पेपरों में नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब हमको पहले ये पता होना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं लास्ट में कह रहा था, लास्ट में इस चीज के बारे में बात करेंगे कि ये हमारा क्या है, हमको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी मोटर है, कौन सी जनरेटर है।
देखो पेपर में तभी होगा जब हमको पता हो कि हमको रूल कौन सा, राइट कहाँ लगाना है, लेफ्ट कहाँ लगाना है। तो इस चीज का पता हमको तब चलता है जो मेनली हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, देखो अगर हमको, देखो हमेशा दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज हमको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा, अभी हमारे पास कोई बेसिकली हमको पता नहीं चलता है, लेकिन अगर ये इसमें फोर्स दे देता है तो हमको पता चल जाना चाहिए कि अगर हमको फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है और आपका फील्ड है और हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन किसकी नहीं। अब देखो इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं कई बार और करंट भी कहा जाता है, जो ये वाली फिंगर हमारी डिनोट करती है, मिडिल फिंगर। अब देखो यहाँ पे ना तो हमारे पास करंट है ना हमारे पास वोल्टेज। अब देखो जो चीज जनरेट होती है वही नहीं दे रखी होती, मतलब जो चीज हमको फाइंड करनी होती है। अब देखो जनरेटर में जनरेट क्या होता है, फोर्स देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन मतलब जनरेट होता क्या है, जनरेट होता है ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ पहले से नहीं होता है, वो जनरेट होता है। तो यहाँ से डायग्राम से हम समझ सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पे पहले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे हमको फोर्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, लेकिन हमको क्या नहीं दे रखा, डायरेक्शन नहीं है करंट की। अब जनरेट किस में होता है, करंट जनरेट होती है जनरेटर में। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रूल लगाना है, इसमें हमको कौन सा लगाना है, आपका राइट हैंड रूल को लगाना है। ठीक है, और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड रूल, के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर कभी भी करंट की डायरेक्शन दे रखी हो और हमको फोर्स न दे रखा हो तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन सा है, ये हमारी क्या होगी, मोटर होगी, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन हमको पहले से दे रखी होगी। तो इस आधार पे हम रूल लगा सकते हैं, पर पहले पता होना चाहिए कि कौन सा रूल कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा प्रिंसिपल था। इससे डायनेमिकली पूछा जाता है कई बार प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेता है कि किसके, तो फैराडेज के लॉ पे काम करता है ये भी, पर डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिकली इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, हमारी जो मोटर होती है उसमें डायनेमिकली इंड्यूस होता है ईएमएफ। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम नीरज नोटियाल है और ठीक है, धन्यवाद।